देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देखो, शायद ज्यादातर तुम्हें पता ही है, पहले नंबर पे आते हैं हमारे क्या, नेचुरल नंबर। ये वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होंगे। फिर सेकंड नंबर पे होल नंबर 0 स्टार्ट होंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव के सभी नंबर, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं भाई हमारे पास रैशनल नंबर। ये वो नंबर है जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते हैं। एक बात यहां पर क्या ध्यान रखनी होती है, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1/2, 2/3, ये सारे हमारे क्या हो गए, रैशनल। फिर आता है हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर, जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसके लिए एक बात क्या ध्यान रखनी है भाई, देखो वैसे तो ना, अगर मैं बात करूं जो इरेशनल है वो तो ये भी है 1.235, यानी पॉइंट के बाद ना डिजिट कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, रुक नहीं रही और रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो सारे भी क्या है हमारे पास, इरेशनल है। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इरेशनल को पहचानने के लिए, रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारे, यानी कि रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो सारे हमारे क्या हो गए, इरेशनल। फिर इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर भाई 1, 3, 5, 7, 0 क्या है भाई, देखो जैसे इसने बोला ना ही तो वो इवन ना ही ऑड, यही बोला ना पक्का, और मैं कह रहा हूं इवन है। देखो कैसे इवन है, सुनना ध्यान से। देखो अगर, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, देखो अगर मैं इवन नंबर के अंदर ऑड नंबर ऐड करूंगा तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ये तो पता है। इवन के अंदर इवन ऐड करूंगा तो इवन आएगा, ये भी पता है। ऑड के अंदर ऑड ऐड करूंगा तो इवन आएगा, भाई इवन आता है। 3 और 3 6, 5 5 10, क्लियर है। अब एक और छोटी सी बात कि भाई जितने भी हमारे पास इवन नंबर है उन सबके बीच में 2 का गैप भी होता है, ठीक है। अब भाई अगर मैं यहां से पीछे जाता हूं, 0 आ रहा है, 0 से और आगे जाऊंगा -2 आ रहा है, वो नेगेटिव में जरूर है तो इवन ही। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं बोलता हूं 0 मेरा ऑड नंबर है, समझना है पर ध्यान से, अगर मैं कहता हूं 0 मेरा ऑड नंबर है तो उस कंडीशन में ये मैंने इवन लिखा, 2 + 0 आना चाहिए, फिर तो ऑड आना चाहिए, बट आ तो इवन रहा है ना। ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू है और मैं कहता हूं 0 मेरा एक ऑड नंबर है तो इन दोनों का सम ऑड आना चाहिए था, बट सम क्या आ रहा है, इवन, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लियर होगी बात। और अगर ये ऑड है तो ऑड के अंदर ऑड ऐड करके इवन आना चाहिए था, नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या है भाई, इवन नंबर है हमारा, ठीक है। बट नॉर्मली हम इसे कुछ भी नहीं लेके चलते, बट है ये इवन ही। ऑड के बाद कौन से रह गए हमारे भाई, प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में नहीं आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, भाई एक अकेला इवन नंबर जो कि प्राइम है वो 2 होता है। फिर कंपोजिट, ये कौन से नंबर है जो किसी और के टेबल में आते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे। फिर एक और है भाई को प्राइम, ये पेयर में होते हैं नंबर, और पेयर में होने के बाद में इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल लिख देता हूं भाई, 2
और 7, क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं आ रहा। तो भाई ये हमारे क्या होगा कोप्राइम। अब ये जितने भी नंबर होते हैं ये सभी क्या हमारे रियल नंबर होते हैं भाई, ठीक है। अब रियल में हमारे पास नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कोप्राइम या कंपोजिट, कोई सा भी नंबर हो, सारे क्या होंगे हमारे रियल नंबर। क्या कोई भाई देखो जिसने लास्ट क्लास ली थी वो नहीं बोलेगा, ठीक है, जिसने इस चैप्टर की। अगर रियल नंबर नहीं है तो क्या नंबर हुआ वो? आप आए थे उस टाइम पे, नहीं आए होंगे। इमेजिनरी कौन सा नंबर होता है बता, जिसे इमेजिन करते हो, इमेजिनरी। ये कौन सा नंबर है अगर कोई रियल नहीं है तो? इमेजिनरी बोला उन्होंने, वही होगा। अक्षिता बताएगी, मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं। निधि बताएगी। क्लास में 2 बच्ची ऐसी हैं, दोनों निधि और अक्षिता, ये बोलती नहीं है। बेटा घर पे बोलते हो कुछ? यहाँ चुप रहती है। चलो भाई, हिमांशु ना, हिमांशु बता भाई। चिराग पासवान, चल चिराग बता दे भाई। हार्दिक पांड्या, क्या सर क्या है? कौन से होते हैं? हाँ तू आया था जो बता दे तो। देखो भाई अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर कौन सा है हमारा, ध्यान सुनना भाई। ये देखो अभी इस साल एक जगह पे आएगा, बट वहां पर जब ये यूज होगा ना इसका, तो वहां पर हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल कंडीशन। जिस चैप्टर में आएगा बता दूंगा उस टाइम पे क्यों। वैसे इमेजिनरी नंबर है क्या? ये एक ऐसा नंबर है जो रूट के अंदर नेगेटिव में हो। ये सारे मेरे इमेजिनरी नंबर है। अब यहां पर एक बात सुनना भी ध्यान से, इमेजिनरी नंबर जो होता है हमारा उसे रूट के अंदर -1 को बोला जाता है आइटा। ये हमारा पहला इमेजिनरी नंबर है। फर्स्ट इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जैसे भाई नेचुरल नंबर की बात करते हैं, पहला नेचुरल नंबर क्या है 1 है ना, ऐसे फर्स्ट इमेजिनरी नंबर क्या है रूट के अंदर -1। अब इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, ये आइटा है, इसे आइटा पढ़ते हैं ध्यान रखना, आइटा। ये क्या लिखता हूं इसे, ये लिख दो ऐसे -1 इंटू में √2। ये क्या है मेरे पास आइटा, आइटा √2 हो गया। इसे ऐसे मैं क्या लिखता हूं आइटा √3। तो ये सारे क्या मेरे इमेजिनरी। अब एक नंबर और है भाई, वो भी सुन लो ध्यान से, वैसे तो अभी तुम्हारे काम में नहीं आएगा, वो 11th में काम आएगा। वो नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अब एक और चीज सुनो, क्या पता अभी नहीं कह सकते, नेक्स्ट ईयर जो 9th वाले बच्चे 10th में आएंगे, जो अब 9th पढ़ रहे हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर वो 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ले। अरे ये बेटा हंसने की बात नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी है। अब एक चीज सोचो, तुमने इस साल जो लास्टली 9th गई है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ी हैं, माइंड भी उतना सही रहा। अगर ज्यादा पढ़ते तो ज्यादा समझ आता, ज्यादा बेटर बनते तुम। हाँ देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर कभी किसी रियल नंबर के अंदर हम प्लस या माइनस करते हैं इमेजिनरी नंबर को, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखोगे नहीं रखोगे? चलो भाई भी ये नोट डाउन कर लो। जो मैं टॉपिक करा रहा हूं वो टॉपिक है भाई हमारे पास, अगर मान लो ये √3 दिया गया है, हमें प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज प्रूव करनी है भाई। तो भाई देखो इसको करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा भाई, सॉल्यूशन समझ लेना एक बार ध्यान से। सबसे पहले लेट कर लिया, ये √3 है ना, ये किसी a/b के इक्वल है। अगर ये a/b है, और यहां मैं एक बात पहले साइड में लिखता हूं, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर। अगर b इक्वल टू 0 नहीं है और a और b को प्राइम है, इसका मतलब मैंने क्या लेट कर रखा है √3 एक मेरा इरेशनल है, ओ रैशनल है। बेटा क्लियरली अगर नहीं दिख रहा है, बीच में आ रहा है तो थोड़ी इधर हो जाना। अब दिख रहा है, देख ले।
पक्का? क्या लिखा है? ए बाय बी। चल तुझे बोलना आता है। लो भाई देखो, अब मैंने यहां पर क्या करा, इस बी को ले गया यहां, बी आ गया तो क्या बन गया, √3b इक्वल टू ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई मैं इस वाले ए को यहां लिखता हूं, ये ए का स्क्वायर हो गया और ये √3b था, इस पूरे का स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर इक्वल है किसके, ये भी क्लियर है? तो क्या, अगर अब मैं यहां पर इसे ऐसे लिखूं, a²/3, कोई डाउट किसी को? अब इसका मतलब क्या, ये a² जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, सो मैं लिख दूं सीधा, a² इज डिविजिबल बाय 2, सो सॉरी यार 3, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि a 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब मैंने क्या करा भाई, अगर a जब 3 से डिवाइड होता है, अभी देखो ध्यान सुनना, a² को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो किसके इक्वल आया, b² के। अगर a जब 3 से डिवाइड, जो लिखा हुआ है यहां पर, अगर a जब 3 से डिवाइड होता है, मैंने मान लिया वो c निकलता है, उसकी वैल्यू डिवाइड होने के बाद c के इक्वल आई। दोबारा सुनो, यहां कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, a² की कोई वैल्यू होगी, उसे मैंने 3 से डिवाइड किया, किसके इक्वल आ रहा है, 20 के, b² के। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब a भी 3 से डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू किसी के इक्वल आएगी, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, a/3 जो है ना वो c के इक्वल है। भाई यहां से फिर से मैंने स्क्वायर कर लिया, तो ये क्या हो गया भाई, a/3 का स्क्वायर, यहां c का स्क्वायर, ये क्या बन गया, a²/9, ये क्या है, c²। अब a² की वैल्यू देखो कितनी थी, 3b² है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, a² किसके इक्वल है भाई, 3b² के। इस वाले a² की जगह मैं लिख दूं 3b², डिवाइड में क्या है 9, ये कितना है c², तो ये कितना आ गया, b²/3 इक्वल टू c²। यहां तक कोई डाउट, ये वाली बात क्लियर हो रही है? अब अगर यहां से देखें तो इसका मतलब b² जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो मैं लिख दूं सीधा, b² इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब इसका मतलब ये हो ना, b² 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 3 से डिवाइड हुआ होगा। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या थे, इनके सेम फैक्टर नहीं होंगे, बट जब हम यहां पर कर रहे हैं तो a का फैक्टर भी 3 आया, यानी कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। a और b के क्या आ रहे हैं, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, सो our assumption is wrong, so √3 is an irrational number। बस भाई, सुनो भाई, एक सवाल कई बार आता है 6 की पावर n या फिर मान लो 5 की पावर n या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा मिलेगा, कैन एंड विद डिजिट 0। सेम इसके लिए भी, अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाए, अनुपमा आ जाए बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 चलो, तो ऐसे सवालों में करना क्या है, जो भी सवाल आ रहा है यहां पर 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसके फैक्टर बना लो। भाई 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 3 पूरे की पावर n है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके फैक्टर कितने हैं, 5 ही रहेगा, इसकी पावर n है। मान लो मैं बोलता हूं 8 भी लिखा होता तो इसके फैक्टर क्या बनते, 2 की पावर 3, ये रहा। यहां पर कोई सा भी नेवर एंड विद डिजिट
0 because there is no factor of 2 into 5, so it cannot end with 0. अगर कभी भी किसी भी चीज की अगर हम बात करेंगे वहां 2 into 5 के फैक्टर बनेंगे, क्या देखो सीधी सी बात है, 10 की पावर कुछ भी रखोगे वही तो 0 पे एंड करेगा। 10 की पावर 1 2 3 4 5। अगर मान लो सवाल में यार 10 वाली फॉर्म बनी नहीं रही, 10 वाली फॉर्म का मतलब 2 into 5 बन ही नहीं रहा, तो वो कभी भी एंड करेगा 0 से। 2 की पावर कितनी भी बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 2 3 4 5 6 7, या 3 की पावर कितनी बढ़ाते जाओ, 6 की पावर कितनी बढ़ाते जाओ, 5 की पावर कितनी बढ़ाते जाओ, 7 की पावर कितनी बढ़ाते जाओ, कभी भी एंड नहीं करेगा 0 से। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहां 10 की फॉर्म बन नहीं रही। 10 की फॉर्म का मतलब क्या है, ये 2 into 5 की फॉर्म बन नहीं रही, बस इतना लिखना है। सवाल कुछ नहीं है, बकवास सवाल तो बस वो इतने से लिखने का नंबर है, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आते हैं, सिर्फ इतना लिखना है। और सवाल के अंदर एक सिंपल सा 1% का भी वो नहीं है, कोई कुछ लॉजिक भी लगाना है। बेसिक बात है जो बचपन में तुम समझते आ रहे हो। कर लो भाई नोट, हो गया। और अब आते हैं हम एलसीएम एचसीएफ वाले पर। बट भाई देखो पहले एलसीएम एचसीएफ वाले पे एक बेसिक सी बात बता रहा हूं। देखो मैं कुछ नंबर ले रहा हूं भाई, मान लो 12 और एक 20, ये 2 नंबर है, मुझे इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो देखो बेस्ट तरीका क्या होता है, इसके फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है भाई, इसे कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म। वैसे इसका पूरा नाम पता क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 2 के मैं 6 पे, 2 के मैं 3 पर, और ये आ गया। तो 12 के फैक्टर कितने आ गए भाई, 2 की पावर 2 इंटू में 3। ऐसे ही अगर मैं 20 के भी फैक्टर करता हूं तो भाई 20 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू में 5। अब जरा बात सुनना ध्यान से, अगर कभी हमें एचसीएफ निकालना है, यहां चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो 4 नंबर जिनके फैक्टर मिले हुए, तो करना क्या भाई, सिर्फ कॉमन टर्म ढूंढोगे और उस कॉमन टर्म की मिनिमम पावर। अब टर्म मतलब यहां पर 2 है 3 है 2 और 5 है, तो टर्म 2 3 5 आई है, तो भाई यहां पर एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन क्या है 2 है, 2 की सबसे छोटी पावर, दोनों जगह पे 2 ही आ रही है भाई, तो छोटी 2 ही रहेगी, ये आ गया भाई, यानी कि एचसीएफ हो गया 4। अगर बात करते हैं एलसीएम की, तो क्या करना है भाई, ऑल टर्म, जितनी भी टर्म आई है और उन सब की मैक्सिमम पावर। अब भाई देखो इसके अकॉर्डिंग टर्म यहां पर मेरे को दिख रही है 2 है, एक 3 है और एक 5 है, सबकी बड़ी पावर, 2 की बड़ी पावर क्या है 2 ही है, 3 की कोई पावर नहीं है 1 है, 5 की कोई नहीं है 1 है, कितना आ गया भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर ले। कोई डाउट भाई किसी को, बेसिक सी बातें हैं, छोटा सा नोट कर भाई। चलो सुना भाई, अब ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुन लो क्या लिखा है, 3 बल्ब रेड ग्रीन येलो फ्लैश एंड इंटरवल ऑफ 80 सेकंड 90 सेकंड एंड 110 सेकंड। मतलब मान लो कहीं पर किसी 3 तरह की लाइट लगी हुई है, वो तीनों लाइट जो जलती है ग्लो करती हैं, उनका इंटरवल गिवन है। पहली वाली का है 80 सेकंड, दूसरी का है 90 सेकंड, तीसरी का है 110 सेकंड। अब बोला क्या गया, ऑल 3 फ्लैश टुगेदर एट 8 AM, यानी कि जो 3 थी भाई मैं लिख देता हूं एक बार, एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है येलो। इनका जो टाइम दे रखा है भाई 80 सेकंड, इसका टाइम दे रखा है 90 सेकंड, इसका टाइम दे रखा है 110 सेकंड। अब ये तीनों एक साथ किस टाइम पे ग्लो करती हैं भाई, 8 AM। आगे बोला गया एट व्हाट टाइम विल द 3 बल्ब फ्लैश ऑल टुगेदर अगेन। अब ये तीनों एक साथ कब करेंगी। सेम ऐसा ही एक और सवाल सुन लो, कंटेंट अलग लिखा होगा, 3 पर्टिकुलर एरिया दे दिए, उन तीनों जगह के रेड लाइट का टाइम दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल देता हूं, हमारे यहाँ पर नांगली जो नईपुर रोड है हमारी यहाँ पर, मैंने बोल दिया भाई नांगली में एक रेड लाइट लगी है, एक मैंने बोल दिया नीलोटी मोड़ पे लगी है, एक मैंने बोल दिया भाई रिशालगढ़ लगी है, ये 3 रेड लाइट है। अब तीनों रेड लाइट का टाइम इंटरवल दे रखा है भाई ये तो किया था, बताओ नहीं यार, इन्हें पढ़ाओ नहीं, छोड़ दो पढ़ाना।
अब तीनों जगह के टाइम इंटरवल गिवन है तीनों रेड लाइट का। अब सुबह सुबह जब रेड लाइट ग्लो करती है तो जब ऑन की तीनों को तो उस टाइम पर था सुबह 8 बज रहे थे, सुबह 8 बजे तीनों एक साथ चलती है, तो दोबारा तीनों एक साथ कब ग्लो करेंगी? तो भाई कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सिर्फ करना क्या है, एलसीएम निकालना है। और अगर तुम्हें सिर्फ एलसीएम निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है भाई, कोई फैक्टर मत निकालो, यानी कि इससे पिछले वाले में जो फैक्टर फॉर्म बताई थी वो नहीं, डायरेक्टली यानी कि 80, 90 और 110 सब के सब 10 से जा रहे हैं। तो भाई 8 है, 9 है, 11 है। क्या तीनों में से कोई भी सेम टेबल में आता है? नहीं आता। तो 8, 9 और 11 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ गया भाई? ये आ रहा है 80 इंटू में 99, ये ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई 99, इसकी मल्टीप्लाई 80 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 72, 72, 72 और 7, इतने सेकंड हो गए भाई। अभी इतने सेकंड है, अभी टाइम फिर भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड करो 60 से, 7920, 60 डिवाइड करेंगे मिनट में कन्वर्ट। कितना गया भाई? 132 मिनट। अब भाई 132 मिनट है तो यार 60 मिनट के अंदर 1 घंटा जाएगा, तो इसे भी आर में कन्वर्ट कर लो। अब आर में कन्वर्ट करना है या तो तुम डायरेक्टली करो, तुम्हें समझ आ रहा है, और डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है तो 60 से फिर डिवाइड कर लो। 60 से फिर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में नहीं कभी भी, तो इसका मतलब हो गया 2 घंटे हैं और 12 मिनट है। तो इसका मतलब अब दोबारा कब होगी भाई? 8 बजे के बाद 2 घंटे हो गए तो 10, 12 AM पे। कोई डाउट किसी को? भाई जो पहली बार कर रहे हैं वो नोट कर लो।